एपिसोड 281। सादी ने बड़े कुंवर को संभाल कर उठा लिया था। उसने रामन से कहा, इनको दवा की जरूरत है, चिंता ना करो, अगर कुछ देर दवा नहीं मिली तो ये मरेगा नहीं। रामन ने नफरत से कहा। ऐसा लग रहा था उसे बड़े कुंवर से कोई खास पुरखाश हो। हालांकि कुंवर एक बार उसे माफ कर चुका था और उसे पैलेस का मुंतजिम भी बनाया था। उसकी जगह कोई और होता तो रामन को पैलेस से लात मारकर निकाल चुका होता। इसके बरक्स रामन के अंदाज से लग रहा था कि वो उसके खिलाफ कोई नात दबाए बैठा है और अब उसे मौका मिल रहा है। गिरने के बाद कुंवर का होठ सर से हट गया था और उसका चेहरा नुमाया था। उस पर सांप जैसी धारियां थी। वो खासा खौफनाक लग रहा था। मैंने देखा मुंशी और रामन के आदमी उसे दहशतज़दा नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जहरीला सांप हो। रामन और मुंशी उसे देखते रहे थे। मैंने रामन से कहा, तुम्हारे एहसासात अपनी जगह, लेकिन अगर ये बेहोश हो गया या तबीयत ज्यादा खराब होने से परलोक सुधार गया तो क्या तुम कॉम्बिनेशन के लिए इसके पीछे जाओगे? तुमने तो गालिबन वहां भी नहीं जाना। तुम अपना मुंह बंद रखो, ऐसा ना हो मैं इससे पहले तुम्हें नर्क भेज दूं। इरादा तो तुम्हारा यही है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी हो। ठीक है, अगर ऊपर वाले की यही इच्छा है कि ये बिना दवा के मर जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? शहबाज जी ठीक कह रहे हैं रामन, इसे दवाई दे दो, देर खतरनाक हो सकती है। तुम अपना मुंह बंद रखो मुंशी। मुंशी ने हट्टे कट्टे से अफाम की तरफ देखा। तुम इस शख्स के साथ मिल गए हो जिसके पास फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है। रामन जी, इसे दवा लेने दो, सयाफाम ने कहा। उसका लहजा किसी जज्बे के बगैर था और ऐसा लग रहा था कि वो रामन को बॉस नहीं समझ रहा, बस उसके साथ हो। रामन ने उसे भी खूंखार नजरों से घूरा। बकवास मत करो, यहां बॉस मैं हूं। वाकई? सयाफाम का लहजा तंजिया हो गया। अगर हम मुंशी का साथ छोड़कर तुम्हारे साथ आए तो तुमने खुद को बॉस समझना शुरू कर दिया। रामन का हाथ जैकेट की जेब की तरफ गया जिसमें उसने रिमोट रखा था। सयाफाम ने राइफल का रुख उसकी तरफ कर दिया। नहीं रामन जी, हाथ ऊपर रखो, तुम गद्दारी कर रहे हो। रामन गुर्राया, लेकिन उसका हाथ रुक गया था। मैं तुम्हारी गलती ठीक कर रहा हूं। दीप, इसकी जेब से रिमोट निकाल लो और पिस्तौल भी। रामन के पीछे खड़े आदमी ने सयाफाम के हुक्म की तामील की। वो तलाशी लेने वालों में शामिल था। इस बार उसने रामन की तलाशी ली। फिर सयाफाम के इशारे पर रामन हमारे साथ आ खड़ा हुआ। मैंने आहिस्ता से कहा, इस मौके के लिए हमारे यहाँ कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। रामन खून के घूंट पीकर रह गया। मैंने मुंशी की तरफ देखा। यह तो निरा एजेंट है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इस मौके के लिए कोई शेर होगा तुम्हारे जहन में? रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, मुंशी ने मुस्कुरा कर कहा। पिछले 10-11 घंटों में वाकई कुछ ज्यादा ही बदल गया। मेरी तो अकल खप्त होकर रह गई है। हालात के इतने घुमाव फिराव मैंने शायद इस पूरे अरसे में नहीं देखे जितने इन चंद घंटों में देख लिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुंशी ने फिर अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। वो मेरे पास था। मैंने जरा झुककर धीमी आवाज में कहा, मुंशी, जो लोग बैकअप टीम की देखभाल के लिए गए हैं उनकी वापसी कब तक होगी? उसने मुझे चौंक कर देखा। उनकी वापसी नहीं होगी, वो अपना काम करके चले जाएंगे। इसके बरक्स मेरा ख्याल है कि वो यहीं आएंगे। मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। मुंशी यूं खामोश हो गया जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। सयाफाम ने अपने एक आदमी को भेजकर बड़े कुंवर के कमरे से उसकी दवाइयां मंगवाई और सादिया अब उसे दवा दे रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कमांड अब सयाफाम के पास है। मैंने मुंशी से पूछा, यह है कौन? जुगनू नाम है इसका, बंबई का मशहूर बदमाश है। बाकी सारे आदमी इसके हैं। यानी दूसरे आदमियों पर भी इसी का होल्ड होगा? बिल्कुल, सिवाय रामन के 4-5 आदमियों के। उनकी कोई हैसियत नहीं, मैं देख चुका हूं। यहाँ के गार्ड्स निकम्मे और नाहल हैं। मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? मुंशी ने कनखियों से रामपाल की तरफ देखा। यहाँ मौजूद सारे गार्ड्स एक ही कबीले के और तकरीबन सब आपस में रिश्तेदार हैं। एक ने दूसरे को रखवाया और दूसरे ने तीसरे को। बस ये ऐसे ही हैं जिन्हें गन उठाकर फायरिंग करना आती है, लेकिन जब इनका वास्ता सही मानों में प्रोफेशनल से पड़ा तो ये सब ढेर हो गए। आदमी तो तुम्हारे भी कम प्रोफेशनल नहीं है। उन्होंने कैसे कर्नल के इंतहाई तरबियत याफ्ता आदमियों को उड़ाकर रख दिया। ये इस तरह के प्रोफेशनल हैं कि जान लेना और देना दोनों जानते हैं, इसीलिए कामयाब भी रहे। लेकिन कर्नल के आदमियों को तुम्हारे आदमियों की तरफ से हमले का खदशा भी तो नहीं था। उसी कारण तो आसानी से मारे गए। उन्होंने खामोशी से कार्रवाई की और तमाम स्नाइपर्स और मिसाइल चलाने वालों को ठिकाने लगा दिया। उनकी जगह संभालकर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। वो महारत में कर्नल के आदमियों से कम नहीं। उनकी महारत मैंने देखी थी जब उन्होंने दोनों एपीसी गाड़ियां उड़ा दी थी। मैं खुद कई बार उनके निशाने से बाल बाल बचा। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी हैरत अंगेज थी। तुम्हारे बारे में यह विचार किया जा रहा था कि तुम किसी हादसे का शिकार हो गए हो। यह ख्याल किसी को नहीं आया था कि तुम पकड़कर कुंवर पैलेस पहुंचाए जा चुके हो। बस किस्मत की बात है, 2 मामूली मुलाजमों ने मुझे काबू कर लिया था। लेकिन क्या रामन ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? उससे मेरा राब्ता नहीं था। मैं उसे हमले से बेखबर रखना चाहता था। इसका मतलब है तुम्हें शुरू से इसका खदशा था। इस जैसे आदमी पर एतबार कैसे किया जा सकता है? मुंशी के लहजे में हकारत आ गई। उसका ख्याल भी यही होगा। अब लग रहा है कि जुगनू ने सब कुछ संभाल लिया है। ये भी इस काबिल नहीं है। मुंशी ने सरगोशी की। तब क्या होगा? जुगनू बाहर चला गया था और जाते हुए अपने आदमियों को होशियार कर गया था। उसके आदमी उसके हुक्म के ताबे थे।
انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ جگنو کس کے ساتھ ہے. اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ جگنو کے بدلتے انہوں نے لمحے بھر میں اس کا ساتھ دیا اور ذرا بھی نہ ہچکچائے. میرا اندازہ تھا کہ وہ رامن کے آدمیوں کو ٹھکانے لگانے گیا تھا. مجھے خیال آیا کہ پیلس کا سامنے والا حصہ تباہ ہو گیا تھا. تب یہاں آمد و رفت کیسے ہو رہی تھی؟ میں نے منشی سے پوچھا تو وہ بولا یہاں ایک راستہ ہے, اس سے باہر جا سکتے ہیں. میں نے رامن کی طرف دیکھا. پیلس میں بے شمار عام ملازمین بھی ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کئی مارے گئے ہیں اور بچنے والے جمنازیم کی عمارت میں بند کر دیے گئے ہیں. تم ان کی نہیں اپنی چنتا کرو. مجھے تو تمہاری بھی چنتا ہے, میں نے مسکرا کر کہا. اسی دوران میں بیتو سرک کر میرے پاس آ گیا تھا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. اس نے سرگوشی کی. شوبی, یہ کیسا فلم ہے؟ ہر 2 منٹ بعد ولن بدل جاتا ہے. یہ زندگی کا فلم ہے. اب ہم کیا کریں؟ دیکھو اور انتظار کرو. مجھے امید ہے ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا. رامن کے ساتھ ساتھ منشی نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا. منشی بولا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. جگنو کے آدمی بھی اسی علاقے کے تھے, لیکن وہ شکل و صورت سے بمبئی کے بجائے ساؤتھ والے لگ رہے تھے. ان کا تعلق ساؤتھ سے ہے کیا؟ ہاں, یہ اصل میں مدراس کے ہیں. ان کی زبان بھی مدراسی ہے, مگر بمبئی میں ان کا گروہ بہت مضبوط ہے. جگنو کے ساتھی خاموش اور چوکس کھڑے تھے. دوائی لینے کے بعد کنور کی حالت بہتر تھی. اب وہ باہر سہارے کے خود کھڑا ہو گیا تھا. جگنو جاتے ہوئے ریموٹ کنٹرول بم بھی باہر لے گیا تھا. اگرچہ اس کا سرکٹ آف کر دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی وہ بم تھا. ایک گولی اسے اڑا سکتی تھی اور آس پاس موجود کوئی فرد زندہ نہ بچتا, اس لیے اس کا یہاں سے ہٹا دینا ہی مناسب تھا. سچی بات ہے کہ بم کی موجودگی میں میرے اعصاب بھی کشیدہ تھے اور اس کے ہٹائے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا تھا. پتہ نہیں جگنو سے کہاں لے گیا تھا, کیونکہ جگنو کے ساتھی معمولی حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے, اس لیے سعدیہ میرے پاس آ گئی. شوبی, اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس نے بہتر کیا ہے, آگے بھی وہی بچائے گا. اس نے جھرجھری لی. پہلا دھماکہ بہت خوفناک تھا. مجھے لگا جیسے پورا پیلس گر جائے گا. عمارت لرز کے رہ گئی تھی. ہم نے میزائل مار کر اس عمارت کا سامنے والا حصہ تباہ کر دیا تھا. دھماکہ اسی کا تھا. مجھے معلوم تھا کہ تمہارا کمرہ اندر کی طرف ہے اور تم محفوظ رہو گی. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ جو خاتمائیں تھیں وہ مجھے فوراً نکال کر بڑے بھیا کے پاس لے گئیں. تب سے میں انہی کے ساتھ تھی. پھر اوپر سے فائرنگ کی آواز آئی. گارڈز اوپر گئے تو پھر دھماکہ ہوا. تب بڑے بھیا نے سیف ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تھا. سعدیہ, تم کنور پر کس حد تک اعتماد کر سکتی ہو؟ بالکل بھی نہیں. اس کے کمرے میں موجود سیف کا کمبینیشن تمہارے پاس ہے, کیا تم کو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے, کیونکہ میں نے خود لگایا تھا اور بڑے بھیا کی ہدایت کے مطابق اسے بار بار دہرا کر یاد کیا تھا. پھر تم نے بڑے کنور کو بتا دیا؟ نہیں, میں نے تو نہیں بتایا. لیکن منشی کا کہنا ہے کہ اسے معلوم ہے. منشی نے سر ہلایا. بیبی, تمہارے لباس میں ایک بٹن نما مائک لگا تھا. جب تم یاد کر رہی تھی تو یہ مائک تمہاری آواز بڑے کنور تک پہنچا رہا تھا. سعدیہ نے سر دہا بھری. گویا میں شروع سے ان لوگوں کے نزدیک بس ایسے ہی تھی. لیکن تم ہمارے لیے ایسے ہی نہیں ہو. میں نے اسے تسلی دی. آپ لوگوں سے مل کر تو مجھے پتا چلا کہ میں کچھ ہوں. تم کچھ نہیں, سب کچھ ہو ہمارے لیے. چھوٹی بہن ہو میری, بیتو کی دیدی, وسیم کی زندگی اور سفیر کی سالی, اور کچھ عرصے کے بعد ایک منہ یا منی کی ماما بھی ہوگی. وہ جھیم گئی. دیدی, ہم ماموں بنے گا. بیتو خوش ہو کر بولا. اگر سفیر یہاں ہوتا تو کہتا تم پہلے ہی بنے بنائے ماموں ہو. میں ہنسا. ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بھول گئے تھے کہ صورتحال کیا ہے. بات کرتے ہوئے میری نظر بڑے کنور کی طرف گئی تو وہ جھول رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا وہ اچانک لڑکھڑایا اور نیچے گر کر ساکت ہو گیا. سعدیہ اس کی طرف لپکی. کیا ہوا بڑے بھیا؟ میں سعدیہ کے پیچھے تھا. میں نے کنور کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھا. میں نے نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی تو اسے بھی غیر متوازن پایا. جگنو کے آدمی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے. میں نے پلٹ کر منشی کی طرف دیکھا تو اس کے برابر سے رامن کو غائب پایا. اسی لمحے جگنو کے آدمیوں نے بھی محسوس کر لیا. ایک چلایا. وہ بھاگ گیا. دادا مار ڈالے گا, تم تینوں یہیں رکو, میں اسے دیکھتا ہوں. دوسرے نے کہا. وہ باہر نکل گیا تو میں نے منشی سے کہا, پیلس کا ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ بچ گیا ہے تو جمنازیم والی عمارت میں ہوگا. ان لوگوں کو بتاؤ کہ اپنے استاد سے کہیں ڈاکٹر کو جلدی بلاؤ, ورنہ تم لوگوں کی اتنی جدوجہد اور اتنے لوگوں کا خون رائے گا جائے گا. منشی نے جگنو کے ایک آدمی سے کہا, بڑے کنور کی حالت خراب ہے, اس لیے فوری ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اگر یہ مر گیا تو ہیرے کسی کو نہیں ملیں گے اور جگنو کسی کو نہیں چھوڑے گا. منشی کی بات سن کر اس کے ماتھے پر شکنیں آ گئی تھی, لیکن اس نے جگنو کو اطلاع کرنے میں دیر نہ کی. اس نے ویسا ایک چھوٹا واکی ٹاکی نکالا جیسا میں نے منشی کے پاس دیکھا تھا اور جگنو کو کال کی. پہلے اس نے کنور کی طبیعت خرابی کا بتایا, پھر اطلاع دی کہ رامن افراتفری کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا ہے. یہ سن کر یقیناً جگنو نے اسے بے نقط سنائی تھی, کیونکہ موسم گرم نہ ہونے کے باوجود اس کے سیاہ چہرے پر پسینہ چمکنے لگا. وہ ہکلا کر بتانے لگا کہ یہ اس کی بھول نہیں تھی. پھر اس نے رابطہ کاٹ کر کسی اور کو کال کی, کیونکہ کال جا رہی تھی اور آگے والا ریسیو نہیں کرا تھا. میری چھٹی اس نے خبردار کیا کہ وہ یہاں سے جانے والے کو کال کر رہا ہے اور وہ کال ریسیو نہیں کر رہا. اس کا مطلب تھا کہ وہ خیریت سے نہیں ہے. یہ بات اس نے بھی محسوس کی اور فوری جگنو کو اطلاع دی. میں نے آہستہ سے بیتو سے کہا, گڑبڑ شروع ہو گئی ہے, شاید ہمیں موقع ملے, ہوشیار رہنا.
उसने सर हिला दिया। हम बज़ाहिर बड़े कुंवर के बारे में बात कर रहे थे। सादिया हल्की आवाज में रो रही थी, लेकिन मौके की मुनासबत से उसने अपनी आवाज किसी कदर ऊंची कर ली थी। मैंने बीतू से कहा, किसी भी ऐसी सूरत हाल में तुम अपने पास वाले को देखोगे, हथियार छीनने से ज्यादा उसे नाकारा करने की कोशिश करना, और ये भी कि वो गन इस्तेमाल ना करने पाए। समझ गया। सादिया, ऐसी किसी सूरत हाल में तुम इस सुतून के पीछे हो जाओगी। मैंने हॉल के वस्त में लगे आरइशी सुतून की तरफ इशारा किया। आप मेरी फिक्र ना करें, लेकिन प्लीज जो भी कुछ करें, अगर इनका दाव चल गया तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम करते हैं कोशिश। मैंने बीतू की तरफ देखा, लेकिन मेरे इशारे के बगैर कुछ मत करना, चाहे मौका कितना ही आसान क्यों ना लग रहा हो। बाकी तीन परेशान थे क्योंकि उनका चौथा साथी ना वापस आया था और ना ही उसने वॉकी टॉकी पर जवाब दिया था। रामन एक बार फिर अय्यारी से बच निकला था। वो इस काम का माहिर था। मुझे खतरा था कि रामन ने चौथे पर काबू पा लिया था और अब वो मुसल्ला था। ये बात उन तीनों ने भी महसूस कर ली थी और अब उनकी तवज्जो हमसे ज्यादा गैलरी की तरफ थी, मगर कोई भी उस तरफ जाने के लिए तैयार ना था। कॉल करने वाले ने एक बार फिर वॉकी टॉकी पर जुगनू से राब्ता किया। दादा, कुछ लोग और इधर भेजो, लग रहा है उसने काली को काबू कर लिया है। दूसरी तरफ से गाइडलाइन मिलते उसने अपने साथियों को एक तरफ किया और हमें राइफल की नाल पर आगे किया। वो हमें गैलरी के सामने लाए और खुद हमारे पीछे थे। मुंशी बेचैनी से बोला, ये क्या कर रहे हो? सवाल नहीं, चल उधर। वॉकी टॉकी वाला गुर्राया। उन्होंने बड़े कुंवर को उसी जगह पड़े रहने दिया था जहां वो मौजूद था। 10 मिनट के बाद जुगनू अपने 2 आदमियों और एक शख्स के साथ नमूदार हुआ। उसके पास मेडिकल बैग ऐलान करा था कि वो डॉक्टर है। जुगनू बोला, बड़े कुंवर को देख, अगर इसे कुछ हुआ ना तो तू भी इसके साथ परलोक जाएगा। फिर उसने मुंशी की तरफ देखा और अपने नायब को घूरा। इसे यहाँ क्यों रखा है? दादा, तुमने कहा था। बाकी सबके लिए कहा था, इसे अभी बचाना है। अभी वो आकर गोली मार जाता इसे तो सेफ तेरा बाप खोलता। अब वॉकी टॉकी वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके इशारे पर एक आदमी मुंशी को हमारे पास से ले गया। मैंने जुगनू से कहा, यह तुम्हारा ख्याल है कि वो इधर हमला करेगा? सब इधर है तो फिर किधर हमला करेगा? वो हमला वहां करेगा जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा, और वो अपना काम कर जाएगा। तुम जो बम लेकर गए थे वो कहाँ है? मेरे साथियों के पास। रामन के साथियों के साथ तुमने क्या किया? उसने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। मैंने गहरी सांस ली। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इस दुनिया से ना जाए तो उनसे कहो बम से फौरन दूर हट जाए। तू कहना क्या चाहता है? जरूरी नहीं कि रामन के पास उस बम का एक ही रिमोट हो। तुम्हारे आदमी ने उसकी तलाशी तो नहीं ली थी? जुगनू उछल पड़ा। उसने जल्दी से वॉकी टॉकी निकालकर एक नंबर दबाया। कॉल रिसीव की गई तो वो जोर से बोला, बम से दूर चले जाओ। सवाल क्यों करता है, कुत्ते? उसी लम्हे दूर से दबा हुआ धमाका सुनाई दिया और जुगनू वॉकी टॉकी पर चिल्लाता रह गया। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था क्योंकि जवाब देने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसने वॉकी टॉकी पटखर मेरी तरफ आया। उसने मेरी जैकेट का कॉलर पकड़ लिया। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं उसे जानता हूं। मैंने आराम से अपना कॉलर छुड़ाया। मेरा ख्याल है कोई बचा नहीं होगा, और अगर बच भी गया होगा तो रामन उसे छोड़ेगा नहीं। तुम समझ लो कि तुम्हारे पास बस यही 5 बंदे हैं। डॉक्टर बड़े कुंवर को देख रहा था। उसने बैग से इंजेक्शन निकाला और उसे बड़े कुंवर की नस में इंजेक्ट कर दिया। फिर वो नब्ज थामकर घड़ी देखने लगा। 2 मिनट बाद जुगनू से बोला, अब हालत बेहतर है, लेकिन इन्हें आराम की जरूरत है। अगर यहां पड़े रहे तो इनकी हालत फिर खराब हो जाएगी। इसे कमरे में पहुंचा दो। जुगनू ने अपने आदमी को हुक्म दिया। वो बड़े कुंवर को उठाकर उसके कमरे में ले गए। उनमें से एक डॉक्टर समेत वहीं रुका था। कुंवर को कमरे में पहुंचाकर जुगनू मेरे पास आया। अब तेरा क्या विचार है, क्या करेगा वो? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। बम के हवाले से मुझे ख्याल आया था कि उसने इजाफी रिमोट भी रखा होगा। उसने अपना काम कर लिया। मुमकिन है जिम्नेजियम में कुछ आदमी हो उसके। जुगनू फिक्रमंद हो गया। उसके 70% साथी मौत की नींद सो चुके थे और अब वो 5 आदमियों के हमरा किस तरह दौलत हासिल कर सकता था, जबकि अभी बड़ा कुंवर बेहोश था और मुंशी की जुबान खुलवाना भी एक मसला था क्योंकि वो जहरीला कैप्सूल मुंह में रखकर बैठा था। इन तमाम मरहल से गुजर कर ही सेफ में मौजूद दौलत तक रसाई हासिल की जा सकती थी। उसके बाद यहां से निकलने का मरहला था और ये भी आसान नहीं था। जुगनू के साथी जरा ढीले थे, मगर वो खुद हमारी तरफ से बहुत चौकन्ना था। उसने आते ही सबको टाइट कर दिया। अब वो हम पर नजर रखे हुए थे। हमें वापस हॉल के वस्त में आने की इजाजत मिल गई थी और 2 अफराद अब गैलरी पर नजर रखे हुए थे। मुंशी बिल्कुल चुप था। एक बार मैंने उसे देखा तो वह गैर महसूस अंदाज में कलाई की घड़ी की तरफ देख रहा था। तब मैंने वक्त देखा, 12 बजने में 2 मिनट थे। मुझे याद आया कि 12 बजे अगर कुंवर की तरफ से सिग्नल ना दिया गया तो उसका बैकअप दस्ता पैलेस की तरफ रवाना हो जाएगा। उसे रोकने के लिए मुंशी के आदमी रास्ते में घात लगाए बैठे थे। उस दस्ते से निमटकर वो वापस पैलेस की तरफ आते। अगरचे मुंशी ने इनकार किया था, मगर मैंने उसका एतबार नहीं किया था। मुझे यकीन था कि वो यहीं आएंगे और मुंशी को उन्हीं का इंतजार था। यह कहना मुश्किल था कि वो कितनी देर में आते, लेकिन अब उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा था। रामन और अब जुगनू भी इससे बेखबर था। सादिया हॉल में थी। मैंने जुगनू से कहा, इसे कुंवर के पास जाने दो, ये उसकी देखभाल कर सकती है। ये इधर ही रहेगी, देखभाल के लिए डॉक्टर मौजूद है। वही कहकर कमरे से चला गया। मैंने उसे डॉक्टर से कहते सुना, ये कब तक होश में आ जाएगा?
कुछ कह नहीं सकते, बड़े कुंवर कमजोर और बूढ़े हैं, फिर बीमार भी हैं, इसलिए कुछ कहना। उसके बाद डॉक्टर की आवाज़ बंद हो गई। मैंने झांक कर देखा तो जुगनू ने उसके मुंह में पिस्तौल की नाल डाली हुई थी। उसकी खिग्गी बन गई थी। जुगनू गुर्रा कर बोला, बकवास नहीं चाहिए, ये बुढ़ा मुझे होश में चाहिए। अभी 10 मिनट के अंदर इसे होश नहीं आया तो तू हमेशा की नींद सो जाएगा, क्या समझा? उसने उसके मुंह से पिस्तौल की नाल निकाल ली। डॉक्टर की जान में जान आई। जुगनू ने अपने साथी से कहा, अगर ये 10 मिनट में होश में ना आए तो इस साले को टपका देना। जुगनू मेरी तरफ आया। मैं समझा वो कोई बात कहना चाहता है, मगर उसने सादिया की तरफ इशारा किया। ये तेरी क्या लगती है? बहन। सुना तू उसे बचाने और ले जाने के लिए आया है, ऐसा ही समझो। तब इसे जिंदा देखना चाहता है तो जाकर उस हरामी को मार दे। किसको? रामन को? और कौन है यहाँ? तेरे पास आधा घंटा है। मैं परेशान हो गया। मैं कैसे मार सकता हूँ, और मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है? नहीं पता तो जाकर पता कर, उसे भी तेरे बारे में नहीं पता होगा। फिर उसने अपने एक साथी से राइफल लेकर उसका मैगजीन अलग किया और दोनों चीजें मेरी तरफ बढ़ाई। ये ले और जाकर तलाश कर उसे। आधा घंटा गुजर गया तो ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। मैं पछताया कि मुझे रामन के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। यकीनन इसी वजह से जुगनू के खर दिमाग में ये ख्याल आया था। मैं इतने बड़े पैलेस में उसे कैसे तलाश कर सकता हूँ? ये तेरा काम है। वैसे भी तू उसके बारे में बहुत जानता है। उसके बारे में जानता हूँ, पर यह तो नहीं जानता कि वो भी है कहाँ। बाहर निकलेगा तो जान लेगा। अब जा और उसका सर लेकर आ, अगर इसका सर बचाना चाहता है तो। सादिया का चेहरा सफेद पड़ गया। हम भी जाएगा, हमारा भी दीदी है ये। बीतू ने मदाखलत की। नहीं, तुम यहीं रहो। मैंने उजलत में कहा और आंख से बीतू को इशारा किया। फिर मैंने जुगनू से राइफल और उसका मैगजीन लिया। वो मेरा भी दुश्मन है और मैं उसे मारने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम ये आधे घंटे वाली शर्त मत रखो, और मुझे एक वॉकी टॉकी भी दो। मैं तुमसे राब्ता रखूंगा। वॉकी टॉकी से तुम्हें इत्मीनान रहेगा कि मैं यहीं हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। जुगनू ने कुछ सोचा और फिर एक वॉकी टॉकी मेरी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, पर भागने का सोचना भी मत। मुझे एक चाकू भी चाहिए। बादल ने खास्ता उसने मेरा ये मुतालबा भी पूरा कर दिया। मैंने चाकू मोजे में अड़स लिया और जुगनू से कहा, होशियार रहना। तुम बेशक दादा होगे, मगर वो भी बहुत खतरनाक आदमी है। रा का एजेंट रह चुका है। अगर वो यहाँ आया तो बचकर नहीं जाएगा। अगर वो यहाँ आया तो मुंह उठाकर नहीं आएगा। वो ऐसे आएगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने राइफल में मैगजीन लगाना चाहा तो उसने रोक दिया। यहाँ नहीं, इस गैलरी से निकलने के बाद लगाना। अगर वो गैलरी के बाहर मौजूद हुआ तो मैं मैगजीन लगाता रह जाऊंगा और वो मुझे शूट कर देगा। तब गैलरी के किनारे पर पहुंचकर लगा लेना, पर यहाँ नहीं। कहीं तेरे जहन में आत्महत्या का ख्याल ना आ जाए। मुझे ये ख्याल कभी नहीं आया, इसलिए कि मैं जिंदा हूँ। मैंने राइफल छाने से टांग ली और सादिया के सर पर हाथ रखा। हौसला रखना, मैं आऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा हौसला आप है। बीतू तुम्हारे साथ है। बीतू, तुम सादिया का ख्याल रखना, आप बेफिक्र रहो। मैं जुगनू के सामने रुका। दादा, अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मुझे उम्मीद है तुम मुझे अपना दुश्मन बनाने से गुरेज करोगे। अपन को भी दुश्मन पालने का शौक नहीं है, तू जा। मैं गैलरी में आगे बढ़ा और उसके सिरे तक आते हुए राइफल से मैगजीन लगा लिया। गैलरी से बाहर आती मैंने राइफल सामने कर ली। ये खासा सनसनीखेज मरहला था, क्योंकि रामन की यहाँ मौजूदगी का बहुत ज़्यादा इम्कान था। वो यहाँ से जा ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ वो दौलत थी जिसके पीछे सब दीवाने हो रहे थे। 12:20 हो चुके थे। एक जगह से गुजरते हुए मैंने खुले दरवाजे से देखा। ये एक छोटी नशिशगाह थी और उसकी वस्ती में इस पर ताज़ा फल और पानी मौजूद था। मैंने अंदर आकर 2 अदद सेब लिए और पानी का गिलास पीकर आगे रवाना हुआ। फिलहाल मैं सेब खा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी तवज्जो आसपास थी। 10 मिनट में मैंने मरकजी पैलेस का सारा हिस्सा देख लिया। वहाँ कोई ना था। अब मुझे बाहर जाना था। मैंने जुगनू से राब्ता किया। वो पैलेस में नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुंशी से पूछकर मुझे बाहर जाने वाला रास्ता बताओ। जुगनू ने मुंशी से पूछा और उसने बताया तो मुझे खुद भी याद आ गया। ये वो रास्ता था जिससे मुझे अक़ब में वाक़ क्लिनिक और जिम्नेज़ियम की इमारत में ले जाया जाता था। मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ उस दरवाजे तक आया। उसे बम से उड़ा दिया गया था और उसकी चौखट तक गायब थी। मैं बाहर आया। इमारत के साथ साथ पत्थरों से बनी रविश घूम रही थी। मैं चलता हुआ कोने तक आया। यहाँ से मुझे नीचे वाक़ गेस्ट हाउस का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। कुंवर पैलेस एक बड़ी पहाड़ी ढलान पर इस तरह बनाया गया है कि उसकी मुख्तलिफ इमारतें मुख्तलिफ सतहों पर हैं। मैं दरख्तों की आड़ में इमारत के अक़बी हिस्से में आया, मगर उस तरफ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे सामने जिम्नेजियम वाली इमारत दरख्तों के पार थी। अगर कोई उसकी ऊपरी मंजिल पर होता तो मुझे देख सकता था। यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना मुनासिब नहीं था। मैं दरख्तों की आड़ में इमारत के अक़बी हिस्से में आया, मगर उस तरफ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियों पर ग्रिल लगी थी। मुझे आगे से ही जाना था। इसमें रिस्क था कि रामन ने कोई ट्रैप लगाया होगा, मगर देखना तो था। मैं दीवार के साथ साथ घूमकर अगले हिस्से में आया। उस तरफ खिड़कियों के पट टूटकर बाहर गिरे हुए थे, जैसे अंदर को धमाका हुआ हो। दरवाजे का मैंने हैंडल घुमाया तो वो खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से धकेला। दरवाज़ा खुलते ही तबाही का भयानक मंजर सामने आया।
वहाँ कम से कम 8-10 अफराद की उधड़ी हुई और मस्त शुदा लाशें बिखरी थीं। उनके जिस्मों से गोश्त और लोथड़े अलग होकर दीवारों और छतों पर चिपके हुए थे। दाखिली हॉल की हालत बुरी थी। फर्श में सुराख हो गया था क्योंकि जिम्नेजियम की इमारत नीचे थी। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। वहाँ फैली खून और गोश्त की बू से मेरा दिल मतलाने लगा। अंदर आने पर अंदाजा हुआ कि लाशों की तादाद ज्यादा थी। शायद जुगनू के बाहर मौजूद आदमी सारे यहीं थे और वो सब धमाके में मारे गए थे। मेरा पाँव किसी चीज से टकराया। ये एक पिस्तौल था जो एक अदद हाथ के साथ था। हाथ कलाई से अलग हो गया था। मैंने राइफल की नाल से हाथ अलग किया और पिस्तौल उठा लिया। उस पर किसी कदर खून लगा था। उसे एक तरफ पड़े पर्दे से साफ किया और जेब में रखकर आगे बढ़ा। मेरा अंदाजा था कि आम लोगों को जिम्नेजियम में कैद किया गया होगा। वही एक जगह थी जहाँ किसी को कैद किया जा सकता था। सीढ़ियों से नीचे आया तो जिम्नेजियम का फौलादी दरवाजा खुला हुआ था और अंदर मौत का सन्नाटा था। मैंने हिचकिचाते हुए जिम्नेजियम में कदम रखा और मेरे दांत भींच गए। एक तरफ ढेर की सूरत में पैलेस के आम मुलाजमिन की लाशें पड़ी थीं। उनमें मर्द औरत दोनों थे। उन सबको सरों में एक एक गोली मारकर हलाक किया गया था और यकीनन ये काम मुंशी और रामन का था। ये 50 से ऊपर लोग थे। मैं ऊपर आया। क्लिनिक वाले हिस्से में वाटर डिस्पेंसर से पानी पीकर और सर पर डालकर मैंने खुद को ठंडा किया। फिर मैं बाहर आया और वस्ती लॉन में लगे सबसे ऊंचे दरख्त की तरफ बढ़ा। ये कोई सरो जैसा दरख्त था। 6 फुट के बाद उसकी दाएं बाएं बेशुमार शाखें निकली थीं और उसकी बुलंदी को 50 फुट थी। मैं आराम से ऊपर चढ़ता गया। दरख्त के आखिरी हिस्से पर आने के बाद आसपास का मंजर साफ नजर आने लगा, मगर जहां तक नजर जाती थी तबाही और बर्बादी के आसार थे। तबाहशुदा गाड़ियां, असलहा और लाशें बिखरी थीं। कई जगहों से अब भी धुआं उठ रहा था, मगर कोई जिंदा या हरकत करती चीज नजर नहीं आ रही थी। मैं तकरीबन 10 मिनट दरख्त पर रहा, फिर वॉकी टॉकी पर जुगनू को इत्तला दी। रामन नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है वो जान बचाकर यहाँ से निकल गया है। वो अकेला है और इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। पहले मेरा भी यही ख्याल था, पर तूने ख्याल बदल दिया। वो बहुत चालाक आदमी है, वो इधर ही होगा, उसने यारी से कहा। मैंने एक बार फिर खुद को मलामत की। जरूरत से ज्यादा बोलना बाज औकात यूं ही गले पड़ जाता है, लेकिन इसकी वजह से मुझे एक मौका भी मिला था। पैलेस की तमाम कम्युनिकेशन लाइन्स हम पहले भी तबाह कर चुके थे और रेडियाई राब्तों को जैमर ने रोका हुआ था। मेरा अंदाजा था कि जैमर सामने वाले हिस्से में कैदखाने की इमारत के पास कहीं नस्ब था। यहीं पैलेस का पावर स्टेशन था और जैमर को खासी पावर दरकार होती है। मैं नीचे उतरा और उस तरफ रवाना हुआ। मरकजी पैलेस के साथ गुजरा और घास की 2 अलग अलग सतहों वाले तख्ते अबूर किए। कैदखाने की तबाहशुदा इमारत के अक़ब में एक छोटी सी इमारत ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। उस तक बिजली की मोटी तारें जा रही थीं। उसके ऊपर एक मोबाइल टावर नुमा खंबा लगा था और यकीनन यही जैमर था। उसके सामने कम से कम 4 गार्ड्स की लाशें मौजूद थीं। वो जैमर के निगरान थे और पहले उनका ही खात्मा किया गया था। मैंने पहले सुनगुन ली। कंक्रीट का एक टुकड़ा दीवार पे फेंक मारा। जब उसकी आवाज़ पर कोई रद्दअमल सामने न आया तो मैं इमारत की तरफ बढ़ा। अभी मैंने अंदर कदम रखा ही था कि वॉकी टॉकी से बीप उभरी। मैंने उसे निकालकर कॉल रिसीव की और बरहमी से बोला, तुम कॉल क्यों कर रहे हो? अगर रामन कहीं आसपास हुआ तो वो बीप सुनकर होशियार हो जाएगा। आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाता है, और तुमने कहा था कि आधे घंटे वाली शर्त खत्म है। उस वक्त कहा था, पर अब है। तुम्हारे पास आधा घंटा और है। 1:10 तक रामन या उसकी लाश के साथ ना आए तो ये लड़का लड़की दोनों मारे जाएंगे। उसने कॉल काट दी। मेरे अंदर घंटी बजने लगी। मेरी गैर मौजूदगी में कोई तब्दीली आई थी जिसके नतीजे में जुगनू का लहजा बदल गया था। क्या उन्होंने सेफ तक रसाई हासिल कर ली थी? और ऐसा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन था जब मुंशी से उसकी कोई डील हो जाती। इमारत में एक सनसनाती आवाज़ गूंज रही थी। मैं जल्दी से अंदर आया और जैमर के कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। यह खासा जदीद और ताकतवर जैमर था जिसने आसपास की मोबाइल कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी होगी। उसका कंट्रोल पैनल कंप्यूटराइज था और मेरी समझ से बालातर था, इसलिए मैंने आसान काम किया और वो सुर्ख बटन पुश किया जिस पर पावर लिखा था। उसके दबाते सनसनाती आवाज़ रुक गई। स्क्रीन पर नजर आने वाली कलरफुल लाइनें नीचे आईं और फिर खत्म हो गई। यकीनन जैमर ने काम रोक दिया था। मैंने आसपास देखा और एक जगह मुझे पावर सर्किट ब्रेकर बोर्ड दिखाई दिया। मैंने उसका हैंडल नीचे किया तो इमारत की सारी रोशनियां बुझ गईं। मैंने एक एक करके तमाम सर्किट ब्रेकर निकाल लिए और उन्हें जेब में डालकर इमारत से बाहर आया कि मुझे दोबारा अंदर जाना पड़ा क्योंकि नज़दीकी कुछ अफराद के बोलने की आवाज़ें आई थी। वो इमारत के अक़ब में थे। मैंने गौर किया तो ऐसा लगा कि वो आगे जा रहे हैं। मैंने एहतियात से इमारत के कोने से झांका तो कम से कम 4 अफराद मुझे घास के तख्ते से नीचे उतरते दिखाई दिए। उनकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं सिर्फ इतना देख सका कि वो मेरी जैसी जैकेट और बुलेट प्रूफ में थे। क्या वो हमारे साथी थे? पर हमारा तो कोई साथी जिंदा और आज़ाद नहीं था। उनके गायब होते ही मैं हरकत में आया और घास पर तेज तेज कदम से दौड़ता उस जगह पहुंचा जहां वो गायब हुए थे। यहाँ एक राहदारी नीचे जा रही थी। उसका फर्श और दीवारें पुख्ता थी लेकिन छत नहीं थी। ये राहदारी एक दरवाजे तक गई जिसकी दूसरी तरफ की सतह उस सतह से नीचे थी। उसका दरवाज़ा भी गायब था। पुख्ता रविश पर भारी जूतों की आवाज़ गूंजती, इसलिए मुझे मोहतात होना पड़ा। जब मैं दरवाजे तक आया तो मैंने उन लोगों को घास में गायब होते देखा। मंजर वाज़ेह नहीं था। जब मैंने देखा तो आखिरी आदमी नीचे हो रहा था और इस बार भी उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए मैं चेहरा ना देख सका। आखिरी आदमी के गायब होते ही मैं उस जगह आया जहाँ घास का एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर गिर पड़ा था।
یہ ایک چوکور تختہ تھا جس پر مٹی جما کر گھاس لگائی گئی تھی اور اسے اس چوکور خلا پر اس طرح جمایا ہوا تھا کہ وہ باقی گھاس سے الگ نظر نہیں آتا تھا۔ میری معلومات میں خفیہ سرنگوں کی طرح ایسا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نیچے تاریخ خلا تھا اور بظاہر یہ ایک چھوٹی سرنگ لگ رہی تھی۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد میں نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے خانے کے کناروں پر اترا اور پھر ان پر ہاتھ جما کر دونوں پاؤں سمیٹ کر اندر گیا۔ میں نے ہاتھوں پر زور دیا کہ پاؤں زور سے نیچے نہ لگے اور آواز نہ ہو۔ خلاف توقع فرش 5 فٹ سے زیادہ نیچے نہیں تھا۔ میں نے جھک کر آگے دیکھا تو سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہ آیا، لیکن جیسے میں نے نائٹ ویژن کا بٹن دبایا سب نظر آنے لگا۔ یہ کچی سرنگ تھی، اس کا فرش اور دیواریں مٹی کی تھی، البتہ چھت پر مٹی روکنے کے لیے لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے۔ سرنگ کا آغاز اسی جگہ سے ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سرنگ اجلت میں اور محدود مقصد کے تحت بنائی گئی تھی۔ مجھے آگے جانا تھا۔ میں رائفل سنبھال کر آگے بڑھا۔ ذرا آگے آیا تو مجھے بہت ہلکی سی گونجتی آواز آنے لگی، جیسے آگے جانے والے بات کرے ہوں، مگر الفاظ اور لہجہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے بھی نائٹ ویژن کا استعمال کیا تھا۔ سرنگ سیدھی نہیں تھی بلکہ جگہ جگہ سے مڑ رہی تھی۔ بعض جگہوں پر مجھے کنکریٹ بھی نظر آیا جو کسی عمارت کا زیر زمین حصہ تھی، اور شاید اسی وجہ سے سرنگ جگہ جگہ مڑ رہی تھی۔ ایک جگہ میں مڑنے لگا تو مشکل سے 10 فٹ کے فاصلے پر ایک پختہ دیوار میں خلا نظر آیا اور وہ چاروں اس میں جا چکے تھے۔ دوسری طرف بھی اندھیرا تھا، لیکن جب میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو یہ پختہ سرنگ ثابت ہوئی۔ دیوار کا خفیہ راستہ ایک عمارت کی سیڑھیوں تلے رابطہ سرنگ میں کھل رہا تھا اور وہ لوگ مرکزی سرنگ میں جا چکے تھے۔ میں باہر آیا۔ سرنگ کا یہ دروازہ خودکار طریقے سے کھلنے اور بند ہونے والا نہیں تھا، بلکہ ایک 2 بائی 3 فٹ کی سلیب دیوار میں اس طرح نصب تھی کہ بظاہر وہ دیوار کا حصہ لگتی تھی اور اندر سے اسے تاروں کی مدد سے باندھا ہوا تھا۔ کٹر کی مدد سے ان تاروں کو بآسانی کاٹ دیا گیا اور دھکا دینے پر سلیب نکل گئی۔ اسے واپس لگانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ سرنگ میں ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ میں مرکزی سرنگ تک آیا۔ وہ لوگ مرکزی پیلس کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ ایک موڑ سے مڑے تو میں اس جگہ سے نکلا اور ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ مجھے اب تک ان کی صورتیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ منشی کے آدمی تھے اور شاید وہی ٹیم تھی جسے بیک اپ ٹیم کو روکنا اور دنیا سے رخصت کرنا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے آ گئے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ انہیں کہاں سے اندر جانا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں مضطرب ہو گیا۔ اگر یہ اسی طرف جا رہے تھے تو ان کا اور جگنو کے آدمیوں کا تصادم لازمی تھا۔ وہاں بیتو اور سعدیہ بھی تھے۔ ان کا خیال آتی میرے قدم تیز ہو گئے۔ اس دوران وہ مجھ سے کوئی 100 گز آگے نکل گئے تھے۔ میں نے موڑ سے جھانک کر دیکھا تو وہ سیف ہاؤس والے ہال سے ذرا پہلے دیوار میں موجود خلا میں داخل ہو رہے تھے اور آخری آدمی بھی اندر جا چکا تھا۔ یہ خلا میرے لیے نیا تھا۔ جب کنور کو اوپر جانا تھا تب اس نے اس راستے کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور بہت مشکل سے طبع شدہ راستے سے اوپر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس سرنگ میں کچھ راستے ایسے بھی تھے جن کے بارے میں بڑا کنور بھی لائن تھا۔ میں دبے قدموں اس راستے تک آیا۔ اسے دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ اسے اجلت میں ایک اچھے انداز میں بنایا گیا تھا۔ اس میں صرف بیرونی فنیشنگ کا خیال رکھا گیا تھا، وہ بھی اسے چھپانے کے لیے۔ اس بار بھی سلیب کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوئی وہاں بھی اندھیرا تھا اور مجھے لکڑی کے تختے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اوپر آیا تو پتہ چلا کہ تختے ایک بیڈ کے نیچے لگے تھے۔ فرش میں قالین تلے ایک سلیب اس طرح نصب کی گئی تھی کہ اسے بآسانی اٹھایا گیا تھا اور ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ وہ یہاں آنے والے جا چکے تھے۔ میں بیڈ تلے نکل آیا۔ بیڈ کے نیچے آ کر میں نے سنگن لی اور سناٹا پا کر باہر آیا۔ کمرہ تاریک تھا۔ میں نے ذہن میں پیلس کا نقشہ تازہ کیا۔ یہ راستہ اصل راستے سے ذرا پہلے نکلا ہوا تھا، گویا یہ اس کمرے کی پشت والا کمرہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنے میں خاص آراستہ نہیں تھا۔ یہ دوسرے درجے کے افراد کے لیے مخصوص بیڈ روم تھا۔ جانے والے دروازہ بند کر گئے تھے۔ میں نے کھول کر باہر جھانکا۔ یہ پیلس کے سامنے والے حصے کی راہداری ثابت ہوئی۔ رامن کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ اسی راہداری کے کمرے میں سے سیب اٹھائے تھے جو اب تک میری جیب میں تھے۔ راہداری خالی تھی۔ اب میں نے تیز قدمی دکھائی اور بڑے کنور کے حصے والی گیلری تک پہنچ گیا۔ وہاں سے تیز آواز میں گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ جگنو چلا رہا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک آواز آئی اور پھر ٹھس کی آواز سنائی دی۔ جگنو کی طرح بلکہ ڈکرانے کی آواز اس سے زیادہ نمایاں تھی، لیکن مجھے ان دونوں کی آوازوں سے کوئی مطلب نہ تھا۔ میں تو دوسرے آدمی کی آواز سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ فتح خان تھا۔ اس کا لہجہ اور بولنے کا انداز ایسا تھا کہ لاکھوں میں پہچانا جا سکتا تھا، یعنی آنے والے 4 آدمیوں میں ایک فتح خان بھی تھا۔ تو کیا میرا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا؟ وہ منشی کی دوسری ٹیم نہیں تھی۔ مگر فوراً منشی کی آواز آئی، خان تم بر وقت آئے۔ ہم ہمیشہ بر وقت آتا ہے، پر ادھر شہباز خان نظر نہیں آ رہا۔ اسے اس احمق نے ہتھیار دے کر رامن کے پیچھے بھیجا تھا۔ منشی نے جگنو کے بارے میں کہا تو مجھے یقین تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ برا کیا، اسے چھوڑنا زندہ شیر چھوڑنے کے برابر ہے۔ یہ اس سے واکی ٹاکی پر رابطہ رکھے ہوا تھا، وہ پیلس کی حدود میں ہے۔ کدھر اس کا واکی ٹاکی؟ فتح خان نے کہا اور میں نے نہایت پھرتی سے اپنا واکی ٹاکی نکال کر آف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد فتح خان نے کہا، اس کا واکی ٹاکی بن جا رہا ہے، اسے چھوڑو، کنور ہوش میں ہے، اس سے سیف کھلواؤ اور چلو یہاں سے۔ اتنا جلدی کس بات کا ہے؟ اب ادھر کوئی باقی نہیں رہا، باہر بھی کسی کو نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ پیلس کی بیک اپ ٹیم کا کیا ہوا؟ وہ بے فکری سے آ رہا تھا اور ایک دھماکے نے ان کو بے فکری سے ادھر بھیج دیا۔ وہ تم لوگ کیا کہتا ہے جہنم کو؟ نرک۔ بیتو نے زبان کھولی، جدھر تم بھی جائے گا۔
ए छोटा लड़का, तुम अपना मुंह बंद रखो। फतेह खान ने अपने आदमी को हुक्म दिया, इधर का ख्याल रखो, वो तुम्हारा बाप शहबाज खान आ गया ना तो सबसे पहले तुम्हारी सुराख कर देगा। फतेह खान ने नाकाबिले तस्करा जगह का जिक्र किया, इनका माफिक आंख बंद करके पहरा दिया ना तो इनकी तरह हमेशा के लिए सो जाएगा। फतेह खान यकीनन जुगनू और उसके साथियों का जिक्र करा था। इससे पहले कि वो लोग गैलरी के सामने नमूदार होते, मैं आड़ में हो गया। अचानक मुझे बीतू के चिल्लाने की आवाज आई, दीदी को छोड़ दो। सादिया मज़ाहमत करी थी। फतेह खान ने कहा, खामोश। ठक की आवाज आई। सादिया चिल्लाई, ये तुमने क्या किया? मेरा दिल रुक गया। क्या फतेह खान ने बीतू को शूट कर दिया था? मैं आड़ से निकलने वाला था कि उसकी आवाज आई, फिक्र मत करो, कुछ देर को सोया है, बहुत बोलता है, हमको बोलने वाला बंदा अच्छा नहीं लगता, तुम उधर चलो, तुम्हारा बिरादर से बात करेगा हम। मुझे तसल्ली हुई और मैं रुक गया। फतेह खान ने उसके किसी साथी ने बीतू का सर बजाया था। ठक की आवाज उसी की थी, वो बेहोश हो गया था। फतेह खान उसे मारने की गलती सिर्फ एक सूरत में कर सकता था, जब उसे यकीन हो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। फतेह खान की आवाज मादूम हो गई। वो सादिया को बड़े कुंवर के पास ले गया। मैंने घड़ी उतारकर उसका डायल बाहर निकाला और हॉल का मंजर देखने की कोशिश की। फतेह खान के दो आदमी मुस्तैदी से टहल रहे थे, उनकी नजर इसी तरफ थी। मैंने हाथ वापस खींच लिया। फतेह खान के साथ 3 आदमी थे और चौथा वो खुद था। बैक वक्त 4 आदमियों से निमटना, जबकि वो मुस्तैद भी हो, आसान काम नहीं। फतेह खान के आने से मुझे सादिया और बीतू की तरफ से इत्मीनान हुआ था। अगर उसकी जगह जुगनू, रामन या मुंशी का गलबा होता तो मैं फिक्रमंद ही रहता। वो उन तीनों की तरह मेरा और मेरे साथियों की जान का दुश्मन नहीं था।